गुड मॉर्निंग। आज का डिस्कशन होगा एनवायरमेंटलिज्म पर। अब आइए देखते हैं कि एनवायरमेंटलिज्म है क्या। आपने एनवायरमेंटल एक्टिविज़म सुना है, मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमारे समाज में चलती हैं वही एनवायरमेंटलिज्म है, और इसे ही जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है। ठीक है, तो एनवायरमेंट की पहले हम एनवायरमेंटलिज्म की परिभाषा देख लेते हैं। तो एनवायरमेंटलिज्म कैन बी डिस्क्राइब एज अ सोशल मूवमेंट और एन आइडियोलॉजी फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके का सोशल मूवमेंट या आइडियोलॉजी है जो किस पे फोकस करता है, एनवायरनमेंट के वेलफेयर पे, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के वेलफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा है एनवायरमेंटलिज्म इज़ कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटलिज्म किस चीज़ से कंसर्न होता है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से। और किस चीज़ से इनको सुरक्षा करनी है? इनके डिग्रेडेशन से। ठीक है, तो अब आइए स्लाइड में पहला पॉइंट आप देखिए, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस और बिलीव्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से कंसर्न होते हैं, और ये एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो हमें करना क्या होगा कि हमें इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करना होगा कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन को बढ़ावा मिले। हमें सिर्फ अपनी नीड को पूरा करना है, ये एकदम ध्यान में रखना है कि हमें अपनी नीड को पूरा करना है, ना कि अपनी ग्रीड या लालच को, क्योंकि ग्रीड की कोई भी सीमा नहीं होती है। फिर है हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट भी आवश्यक है, क्योंकि एनवायरनमेंट को हेल्दी और प्योर रखना अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल और जुडिशियस यूज़ क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे पास देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनमें बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जिनके साथ हम सामंजस्य बनाकर चल सकते हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज को डिग्रेड और एक्सप्लॉइट करने का जो रेट है वो उन्हें रिन्यू करने के रेट से कहीं ज़्यादा है। हम सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि यदि इसी रेट से नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते रहे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने की मुहिम को ही एनवायरमेंटलिज्म का नाम दिया गया। इसके लिए यही कहा गया है कि यह एक बिलीफ और प्रैक्टिस है जो कि अपने आप को एसोसिएट करता है विद द कंसर्न्स दैट इज़ रेज्ड इन द एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंट डे। और ये कंसर्न्स क्या क्या हैं? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, और इनको रोकने या मैनेज करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंटलिज्म इज कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स डिग्रेडेशन। ये हमने आपको पहले वाली स्लाइड में ही बता दिया है। ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स को ले लीजिए, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, सॉइल हो, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो या कोल एक्सट्रैक्शन, एनी नेचुरल रिसोर्स यू कैन टेक फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस रैपिड रेट से हम इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे का संकेत दे रहा है, और इसको रिप्लेनिश करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और इससे इन्वायरमेंटल हेल्थ भी निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। हमेशा क्या होगा, निगेटिवली इम्पैक्ट होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कभी भी नहीं होता है। तो इन्वायरमेंटलिज्म क्या है? ये बेसिकली एक सोशल मूवमेंट है जिसमें सोसाइटी के साथ एक मूवमेंट चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इन पॉलिसीज़ के होने से गवर्नमेंट पर ये दबाव बना रहता है कि वो डेवलपमेंट के लिए जो रूल्स बनाए या कदम उठाए उसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा गवर्नमेंट के पास लॉबी किया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा एक्टिविज़म किया जाता है, उनके द्वारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें क्यों एनवायरनमेंट को इतनी तवज्जो देनी चाहिए, हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसका जिस्ट क्या निकल रहा है कि इन्वामेंटलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का। क्यों? क्योंकि मैन जो है वो एज एन एक्टिविस्ट काम करता है टू सेफ इन्वायरमेंट, और ये कहाँ पे लॉबी करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस के पास। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है और इसी में ये पूरा टॉपिक कवर होता है। और इसमें फोकस किस बात पे करते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल इन्वायरमेंट को तेज़ी से डिग्रेड कर रही है। तो इसके लिए हमें एडॉप्ट क्या करना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके आधार पे इन्वायरमेंट को प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। यही नहीं, इसके तहत ह्यूमन हेल्थ पर भी फोकस किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंटलिज्म यही एडवोकेट करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से हो और पब्लिक पॉलिसीज़ को ऐसे इंक्लूड किया जाए जिससे किसी भी रीजन का नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, डिग्रेड ना हो, प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आइए हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में अपने मध्य, इसमें एक दो के नाम मैं बताऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो इसमें सबसे पहले रैचुअल कॉर्सन्स थे। इन्होंने अपना साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में लिखा था, उसमें इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में सजेस्ट किया था, बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रमोट किया था। ठीक है, और दूसरे या नेक्स्ट हैं डोनेला एच मेडॉन्स, जिनकी रचना थी लिमिट टू ग्रोथ। तो ये दोनों और इन दोनों के अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी वर्क्स में या अपनी रचनाओं के थ्रू क्या कहने का प्रयास किया था कि इकोसिस्टम अब हमारी लिमिट पर पहुंच गया है, हमारी लिमिट नहीं, सॉरी, इसकी लिमिट पे पहुंच गया है, मतलब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच रहा है। जैसे आप खाना खाते हो तो सबकी अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट एक हद तक होगी ना, कोई एक हद तक ही लिमिट होगी। कोई 4 रोटी खाता है, कोई 1 रोटी, कोई 10 रोटी। ठीक, लिमिट आप 10 या 20 रोटी तक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 100 रोटी खा सकता है। मनुष्य की खाने की अपनी लिमिट होती है। वैसे इन स्कॉलर्स ने कहा कि हमारा जो प्लानिटरी इकोसिस्टम या ग्रहीय परितंत्र है वह अपनी लिमिट में पहुंच रहा है, अर्थात उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी आने वाले दिनों में जितनी कि ह्यूमन को नीड है। लिमिट क्या हुआ कि उसकी जो उत्पादकता है वो उतनी नहीं होगी जितनी कि हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो लेकिन ये मत था कि प्लानिटरी इकोसिस्टम अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, इसको भी दूसरे स्कॉलर्स ने क्या किया, काउंटर किया या इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट की इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। लिमिट पे पहुंच हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, अल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग करके। इससे क्या हुआ, इन्वायरमेंटलिज्म फिर से रिज्यूनेट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट हमने क्या किया, एक खोज कर ली, उसमें अपॉर्चुनिटी देख ली। आपदा में हमने क्या कर लिया, अवसर तलाश कर लिया कि लिमिट को तो पहुंच रहा है, बट इस लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सॉरी, इस लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को करके। वर्क्स वो क्या थे आपके, बताया मैंने, रिसाइकलिंग, प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग करके, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग प्रॉपर करके। ठीक है, तो रिजेवनेट हो गया, और इसी रिजेवनेशन के कारण ये ज्योग्राफी में किस किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, रेडिकलिज्म और वेलफेयरिज्म। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट अब आइए क्या देखते हैं हम लोग इसके आगे कि इन्वायरमेंटलिज्म एज अ स्टडी, अर्थात एक अध्ययन के रूप में इन्वायरमेंटलिज्म को हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं।
तो पहला इसमें क्या है, इन्वामेंटल साइंस, दूसरा है इन्वामेंटल एक्टिविज़म, तीसरा है इन्वामेंटल एडवोकेसी और चौथा है इन्वामेंटल जस्टिस। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला है आपका इन्वामेंटल साइंस। ये इंटीग्रेशन है फिज़िकल और बायोलॉजिकल वर्ड्स का। इसमें फिज़िकल वर्ड में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बायोस्फीयर। और बायोलॉजिकल वर्ड में आपका फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना का मतलब क्या हुआ, पादप और जंतु समुदाय का हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा है इन्वामेंटल एक्टिविज़म। इसके अंतर्गत हम लोग समय समय पर होने वाले या हो चुके हुए सोशल इन्वामेंटल मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर आपका इन्वामेंटल एडवोकेसी। इन्वामेंटल एडवोकेसी क्या है, इसमें मुख्य रूप से पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है जिसमें इन्वामेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट और एफॉरेस्टेशन इत्यादि से संबंधित पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आया है इन्वामेंटल जस्टिस। ये फाइनल कैटेगराइजेशन है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि इन्वामेंटल रिसोर्सेज का इक्विटेबल और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट किया जा रहा है या किया जाए जिससे सभी को लाभ हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये एक स्टेट लेवल के द्वारा दिया जाने वाला फ़ंड है। ये फ़ंड उन स्थानों के लिए जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी तो वहाँ के इर्द गिर्द या आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इस फ़ंड के माध्यम से क्या किया जाता है कि उस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया जाता है, उनके लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आइए अब है अप्रोचेज़ ऑफ इन्वामेंटलिज्म। इसमें दो अप्रोचेज़ हैं, पहला है कंजर्वेटिव अप्रोच और दूसरा है रेडिकल अप्रोच। ये दोनों अप्रोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच को मैच्योरिंग अप्रोच और रेडिकल अप्रोच को मैनिपुलेटिंग अप्रोच कहा जाता है। तो पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है। कंजर्वेटिव अप्रोच एक लॉन्ग टर्म गोल अप्रोच होता है जो कि सोसाइटी बेस्ड अप्रोच होता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन अप्रोच होता है जो कि सोसाइटी बेस्ड अप्रोच होता है। ये इकोसेंट्रिक होता है। ठीक है। ये क्या होता है, इकोसेंट्रिक होता है और इसमें इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में लॉन्ग टर्म गोल को या दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को क्या कहते हैं, मैच्योरिंग अप्रोच कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल अप्रोच होता है। ये क्या होता है, इकोसेंट्रिक गोल होता है। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है और इकोसेंट्रिक गोल होता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच होगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमको काफ़ी दिनों के बाद समझ में आता है या दिखाई देता है। इसको इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है। वहीं रेडिकल अप्रोच जो होता है, रेडिकल अप्रोच को हम, जहाँ उसको मैच्योरिंग अप्रोच कहा जा रहा था, वहीं रेडिकल अप्रोच को हम मैनिपुलेटिव अप्रोच कहते हैं। रेडिकल अप्रोच शॉर्ट टर्म गोल वाला होता है जिसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। ठीक है। ये इकोसेंट्रिक नहीं होता, ये क्या होता है, ये टेक्नोसेंट्रिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ मुख्य कॉन्फ्रेंसेस और मूवमेंट जो हुए थे वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है 1972 में, मैं कुछ के ही नाम दूंगी, थे तो बहुत सारे, बट 2-4 आप अपने आंसर में लिख देंगे तो उतना इनफ रहेगा। तो उसमें पहला है 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, 1975 में साइट्स, 1988 में आईपीसीसी, 1992 में रियो एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे ग्लोबल लेवल पे थे। नेशनल लेवल पे भी समय समय पर आंदोलन और एक्टिविटीज़ हुई जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो है आपके चिपको आंदोलन, आपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और मूवमेंट अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग इसमें मुख्य हैं। ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने सेमेस्टर 1 के पेपर 5 में इन मूवमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया था।
तो उससे हेल्प लेके आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। एनीवेज आगे चलते, हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जो कि इन्वामेंटलिज्म को प्रमोट करते हैं, जैसे WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था, 1974 में वाटर एक्ट लाया गया, 1981 में एयर एक्ट लाया गया, 1986 में इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। इसी तरह के और भी बहुत से लेजिस्लेशन समय समय पर आए और लागू किए गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।